Namaskar, my all dear student of class 12. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus for the upcoming session. And today we will start from our main course book. As you all know that we have two books of English in class 12. One is main course book, that is Flamingo, and one is supplementary book Vistas. So gradually we will cover all the chapters that is coming in the syllabus for this session, and today we are starting for the first chapter of main book Flamingo. आज हम फ्लेमिंगो की बुक से चैप्टर नंबर 1 करेंगे, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट. ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्रेशन, मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, वील गेम टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑथर, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंप्लीट chapter I will tell you. चलो start करते हैं. This is the last lesson written by Mr. Alphonse Daudet, and this is the picture of Alphonse Daudet. थोड़ी सी information लेते हैं इनके बारे में. Alphonse Daudet, born in 1840 and died in 1897, was a French novelist and a short story writer. तो ये एक French novelist थे, novel लिखते थे, short stories लिखते थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War that was happened in 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, okay, and led by Bismarck. So Prussia then consisted of what now are the nations of Germany. तो हम बोल सकते हैं जो वॉर हुई थी, एक वॉर हुई थी 1870, काफ़ी टाइम पहले 1871 में, जो किस किस के बीच हुई थी? फ्रांस और प्रशिया के बीच में हुई थी. प्रशिया जिसको आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, आज हम इसको जर्मनी कहते हैं, पहले इसका नाम था प्रशिया. तो दोनों में से कौन जीता था? देन प्रशिया वॉज द विनर एंड दैट वॉज led by Bismarck. Bismarck was the person, Otto von Bismarck. इनके लीडरशिप में पर्शिया की जो सेना थी, पर्शिया की जो आर्मी थी, वो जीती थी. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट आर नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी. जो जर्मनी के नेशंस हैं, जो अभी जर्मनी के नेशंस, जितने भी छोटे छोटे प्लेसेस हैं वो जाने जाते हैं, वो पहले प्रशिया के अंडर में आते थे, उसी को आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है. पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. कौन से थे? पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रिया. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन have passed into Persian hand, and read this story to find out what effect this had on the life of the स्कूल और द स्टूडेंट. तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सिस एंड लॉरेन. किसकी डिस्ट्रिक्ट हैं ये? फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट हैं, जिन पे कब्जा हो गया था प्रशियन का, जो आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है. फिर इस कब्जे के बाद, इस वॉर के बाद आपका नॉर्मल लाइफ में या जर्नल लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, वही हम आज इस चैप्टर में देखेंगे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द सिंबल्स France and Persia, that the war that has been fought between 1870 to 1871, and ये काफ़ी बड़ी वॉर थी जो किसके लीडरशिप में हुई थी? बिस्मार्क के लीडरशिप में हुई थी. ऑटो वॉन बिस्मार्क एंड उनके लीडरशिप में प्रशियन या कि जर्मनी जीत गए थे. दिस इज द मैप, यू कैन सी दिस इज जर्मनी, दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्मनी, द वाइट वन, एंड दिस इज फ्रांस. ठीक है, Alsace and Lorraine, two district of France. This is denoted by the red color, as you can see. और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे जर्मनी का कब्जा हो गया था. ठीक है, तो यही दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रोमिनेंट हैं इस चैप्टर में. इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट की पीपल और वहाँ की लाइफ के बारे में बताया गया है, जो आज हम देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. Before we start the story, some expression have been given in starting of the chapter, and these expression you will find before the starting of each and every chapter. हर chapter के पहले आपको ये expressions मिलेंगे. expression आप बोल सकते हो कुछ group of words जो कि नए हैं, new vocabulary you can say, and they are the part of the text. पार्ट आपके लेसन के चैप्टर के बीच बीच में आएंगे, तो उनका मीनिंग क्या है एक बार देख लेते हैं, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इनका मीनिंग हम दोबारा देख सकते हैं. सो दीज आर इन फर्स्ट कॉल मीनिंग निकालना. तो इन एक्सप्रेशन का हम मीनिंग निकालेंगे. सबसे पहले देखो, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, दिस इज द कॉम्बिनेशन, आप बोल सकते हो फ्रेज,
ठीक है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स फ्रेज हैं जिनको एक्सप्रेशन बोला गया है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ इसका मतलब है फियर ऑफ, काउंटेड ऑन दैट इज कॉल्ड टू ट्रस्ट ऑन समवन, ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। मे बी द एक्सप्रेशन कैन बी आस्क्ड और इफ दीज एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द क्वेश्चन तो आपको समझ में आए कि भाई हाँ क्या पूछा गया, आपको मीनिंग आना चाहिए। नेक्स्ट इज थम्ड एट द एजेस, दैट मीन्स वॉर्न एजेस बाय फ्रीक्वेंट हैंडलिंग। वॉर्न एजेस इज कॉल्ड जो खराब हो जाते हैं, किनारे खराब हो जाते हैं बार बार यूज करने की वजह से, उसके बारे में है ये। इन यूनिसन इसका मतलब है समथिंग डन एट द सेम टाइम, एक साथ किसी चीज को करना। अ ग्रेट बसल दैट इज कॉल्ड अ रैपिड एक्टिविटी, मतलब बहुत जल्दी और बहुत आवाज के साथ कोई काम करना। देन रिप्रोच अ सेल्फ विद, दैट मीन्स टू फील गिल्टी अबाउट समथिंग, ठीक है, आपने कुछ किया है उसके लिए आपको बुरा लग रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोच अ सेल्फ विद, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस थे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. See, you can see in great dread of. This is the first expression जो अभी हमने पढ़ा था, in great dread of, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। यही एक्सप्रेशन टेक्स्ट के बीच में आ रहे हैं, टेक्स्ट के बीच में मतलब जो चैप्टर है पूरा उसकी लैंग्वेज के बीच बीच में यूज हो रहे हैं, तो उसका मीनिंग हमने निकाला है फियर ऑफ, ठीक है। तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ इज कॉल्ड फियर ऑफ। आई, जहां पर भी आई होता है, आई का मतलब होता है नरेटर। अगर वहां पे नरेटर का मतलब ये क्या हुआ, या तो कोई कैरेक्टर हो सकता है उस स्टोरी या पोम का, ठीक है, अथवा कभी या कभी कभी राइटर होता है, जो पोइट होते हैं, जो ऑथर होते हैं, जो लिखते हैं वो आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये किसके लिए आते हैं, नरेटर के लिए। यहाँ पे नरेटर कौन है, यहाँ पे नरेटर है एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, बच्चा, स्कूल गोइंग चाइल्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, वो है जिसका नाम है, अभी आगे नाम आ जाएगा हम देखेंगे, फ्रेंड्स। तो वो नरेट कर रहा है, वो हमको ये स्टोरी बता रहा है, सुना रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आई स्टार्टेड फॉर वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हैमिल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो ये बोलता है कि मैं स्कूल के लिए निकला एंड ऑलरेडी आई वॉज वेरी लेट एंड आई वॉज इन फियर। अ ग्रेट ड्रेड ऑफ इज कॉल्ड आई वॉज इन फियर ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि मुझे डांट पड़ने का डर था। किसकी डांट पड़ने का डर था, एम हैमिल। तो हम बोल सकते हैं द कैरेक्टर, सबसे पहले जो कौन इंट्रोड्यूस हुआ है, एम हैमिल। सबसे पहले हमारा नरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इसका नाम नहीं दिया गया है, आप इसको नरेटर लिख सकते हो, आगे इसका नाम आ जाएगा एंड दैट इज फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एन लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट इज, अभी आगे ये इसका ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बोलता है कि उस दिन मुझे क्यों डर लग रहा था, क्योंकि जो एम हैमिल है, एम हैमिल कौन है, टीचर हैं, यहाँ पे टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये फ्रेंच टीचर हैं। किसके टीचर हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं एम हैमिल, और वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे, किसके ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर। नाउ व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इज अ कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर एम हैमिल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वैसे ही एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल, वो उन्होंने पढ़ाया था और अब उसका क्वेश्चन आंसर वो बच्चों से पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। अगेन फ्रेंड्स वाज सेइंग, द नरेटर वाज सेइंग कि मुझे उसका एक भी वर्ड नहीं आता था, मतलब ही वाज टोटली अननोन अबाउट द पार्टिसिपल, दिस ग्रामेटिकल कंसेप्ट। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक समय के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड माई डे आउटडोर्स। तो हमको इससे लगता है कि भाई जो नरेटर है ही इज फॉन्ड ऑफ विजिटिंग आउटसाइड, उसको बाहर घूमना अच्छा लगता है, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो नरेटर है वो स्कूल जा रहा है, लेकिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं है क्योंकि उसने पार्टिसिपल का तैयारी नहीं किया है। आगे देखते हैं, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। यहाँ पे बर्ड्स एंड वुड्स,
बर्ड्स कहाँ पे हैं, बर्ड्स कहाँ पे है, यहाँ पे चिरपिंग इज द साउंड ऑफ द बर्ड। उसने कहा कि मुझे बाहर जाना है, बाहर कितनी सनशाइन है, ब्राइटनेस है, कितनी रोशनी है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बाहर जो बर्ड्स हैं वो अपनी आवाज़ में जो ब्रांचेस के, वुड का मतलब ब्रांचेस के, ट्री की ब्रांचेस पे बैठी हैं और वो आवाज़ कर रही हैं। चिरपिंग इज द साउंड ऑफ द वर्ड, जो आवाज़ उनकी आ रही है उससे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉमिल। सॉमिल इज अ फैक्ट्री टू कट डाउन द वुडन लॉग्स, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, मोल्ड की जाती हैं, वो जो सॉमिल होती है, जो फैक्ट्री होती है, लकड़ी काटने की फैक्ट्री आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे और क्या है वो बता रहा है हमको, नरेटर बता रहा है कि वो बाहर क्यों जाना चाहता है, बाहर क्या क्या है, ब्राइट सनशाइन है, चिड़ियाँ हैं वो पेड़ों पे बोल रही हैं, और क्या है, और ओपन फील्ड है, वहाँ पे बड़ा सा ओपन फील्ड है जिसके पीछे एक सॉमिल है, एक फैक्ट्री है। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग इज कॉल्ड एक्सरसाइजिंग, ठीक है, जहाँ पे प्रशियन सोल्जर, क्योंकि अब प्रशियन सोल्जर, प्रशिया का वहाँ पे क्या हो गया था, कब्जा हो गया था फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस के जो एल्सिस एंड लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में अब प्रशियन सोल्जर्स की प्रैक्टिस हो रही थी। पहले वहाँ पे फ्रेंच सोल्जर्स प्रैक्टिस करते थे, ड्रिलिंग इज कॉल्ड एक्सरसाइज, जो उनकी मार्चिंग वगैरह होती है उसकी प्रैक्टिस वो कर रहे थे। अब कौन से सोल्जर्स कर रहे हैं, अब वहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग का सीन बताया गया है जहाँ वो बाहर जाना चाहता है, जिसको एंजॉय करना चाहता है, और ये बताया गया है कि बाहर और क्या क्या चीजें एक्टिविटी हो रही हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। टेम्पटिंग आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनवाइटिंग, ठीक है, ललचाना। सो ये बहुत चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे इनवाइट कर रही हैं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बुला रही हैं, मुझे अच्छा लगता है बाहर जाना, इन सारी चीज़ों के को देखना, उनके साथ रहना, बजाय मुझे पार्टिसिपल के लेसन को अटेंड करने के लिए। आई डोंट वांट टू अटेंड दैट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। रेजिस्ट इज कॉल्ड टू स्टे अवे, यानी किसी चीज़ से दूर रहना, अपने आप को रोकना। लेकिन फ्रेंड्स, एक स्कूल बॉय था, इतना बड़ा था, उसको पता था क्या करना है क्या नहीं, उसका मन कुछ और कह रहा था, बट उसको पता था कि अभी क्या ज़रूरी है, अभी उसका स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को रोका। एंड देन ही स्टार्टेड हरिंग ऑफ फॉर द स्कूल, और स्कूल जाने के लिए वो जल्दी से निकल पड़ा, ऑलरेडी वो लेट हो गया था। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board is called notice board, जिसपे अलग अलग न्यूज़ लगाई जाती हैं। एंड टाउन हॉल आप बोल सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जिसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसपे बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। तो जैसे ही वो टाउन हॉल उस बिल्डिंग के पास से होकर गुजरा, उसको बहुत सारे लोग वहाँ पे दिखाई दिए जो नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हुए थे। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, and the orders of the commanding officers, and a thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अभी यहाँ पे बता रहा है कि उस नोटिस बोर्ड पे किस किस तरह की न्यूज़ आ रही थी। तो उसने बताया कि भाई पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ थी, सारी बैड न्यूज़ थी, वो इसी नोटिस बोर्ड पे आ रही थी। जैसे कि क्या, कौन सी न्यूज़, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। न्यूज़ अबाउट द लॉस्ट बैटल, जो वो लड़ाइयाँ हार गई। वॉर काफ़ी टाइम तक चलती है, काफ़ी समय तक चलती है, तो उसके नतीजे आते रहते हैं कि भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो इस तरह की सारी न्यूज़ आ रही थी। जो बैटल्स, जो लड़ाइयाँ उन्होंने हारी हैं, उसकी न्यूज़। कुछ ड्राफ्ट अगर जारी किए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, तो वो न्यूज़। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो कमांड करते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं फॉर द पब्लिक, ठीक है, वो यहाँ पे नोटिस पे लगाए जाते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, वो नरेटर है वो क्या सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी चीज़ को देखे और बिना किसी चीज़ से डिस्टर्ब हुए वो आगे बढ़ते रहना चाहता था अपने स्कूल की तरफ। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मसला हो सकता है, ठीक है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी भीड़ क्यों है यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे। उसको क्या लग रहा था, फिर से कोई न्यूज़ आई है, लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या न्यूज़ है। वो पता करना चाहता था, लेकिन उसको स्कूल के लिए देर हो रही थी, तो वो वहाँ पे उसको छोड़ के और स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ता है। Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith, watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin.
ब्लैक स्मिथ इज अ पर्सन हु मेल्ट एंड मोल्ड द आयरन। आप जिसको लोहार बोलते हो, जो लोहे की चीज़ें बनाता है, ठीक करता है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे या कहीं बैठे होते हैं, कंचली वगैरह बनाते, चमचे वगैरह जो बनाते हैं, उनको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। तो जो ब्लैक स्मिथ, वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था, जो नरेटर था, जितना जल्दी वो जा सकता था, बट तभी वहाँ पे उसने देखा एक लोहार खड़ा है जिसका नाम है वॉचर। तो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उसका नाम बताया है वॉचर है, वो वहाँ पे था और उसके साथ एक अप्रेंटिस था। नाउ अप्रेंटिस इज कॉल्ड ट्रेनी, मतलब जो उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था, जो उससे काम सीख रहा था, तो वो भी उसके पास खड़ा हुआ था। और वो दोनों क्या कर रहे थे? बुलेटिन, यानी कि जो न्यूज़ थी उनको पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, You will get your school in plenty of time। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। बब इज़ वी कैन से द अफेक्शनेट वर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अपने हिंदी में बोलते हैं बेटा या लड़के, प्यार से जो बोलते हैं, तो उस तरह का एड्रेसिंग वर्ड फॉर अ चाइल्ड इट्स कॉल्ड बब। तो बोलते हैं कि भाई बब, इतनी जल्दी जल्दी मत चलो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यू विल रीच स्कूल ऑन टाइम। वो ये बोलते हैं। कौन बोलता है? ब्लैक स्मिथ, वॉचर। Now here, I thought he was making fun of me and reached Am Hamill's little garden out of the breath। अब उसको ये लग रहा था, वो छोटा बच्चा था, उसको क्या लगा कि भाई वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था ना, तो बड़े लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो छोटे से बच्चे को लगा कि भाई वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो और जल्दी चलने लगता है और एक सांस में ही वो कहाँ पहुंच जाता है? एम हैमिल्स के छोटे से गार्डन में। यानी एम हैमिल कौन थे? मैंने आपको बताया, फ्रेंच टीचर थे, तो जहाँ रहते थे उनके घर के पास जो छोटा सा गार्डन था वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and the closing of the desk, lesson repeated in unison and very loud with the hands over the ears, understand better। Great bustle is called a lot of noise created by many people, बहुत ज़्यादा शोर होना। In unison is called at the same time। Rapping is called striking, मारना किसी चीज़ को। Counted on is called depended on and commotion means noise or confusion। चलो देखते हैं यहाँ पे यूजुअली मतलब आमतौर पे। जनरली क्या होता था, जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता था। जब पता चलता था कि भाई यहाँ पे शोर है, यहाँ पे स्कूल है, सुबह सुबह का टाइम है, किस तरह का शोर हो जाता था? जो कि बाहर से सुना जा सकता था। मतलब स्कूल के बाहर अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो यू वुड बी एबल टू लिसन टू द नॉइज वट एवर इज गोइंग ऑन इन द स्कूल। दिस मच ऑफ नॉइज वॉज देयर। किस तरह के नॉइज थे? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जो बच्चों की डेस्क होती है उसको खोलना बंद करना, उसकी आवाज़ें थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ जो लेसन चलते थे, जो पढ़ाया जाता था, जो टीचिंग होती थी, उनको एक साथ बोलना। रिपीटेशन और लर्निंग कराया जाता है ना स्कूल में, जो बच्चे एक साथ बोलते हैं, वो आवाज़, उसका शोर था। वेरी लाउड, बच्चे बहुत तेज बोलते थे। विद अ हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथ जो थे वो कानों के ऊपर लगा के, सो दैट नॉट एनी अदर साउंड कैन डिस्टर्ब दैम, अपने हाथों पे लगा के ज़ोर ज़ोर से वो अपने लेसन को लर्न करते थे, तो उसकी आवाज़ें बहुत तेज़ आती थी, जो बाहर सड़क तक सुनी जा सकती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किसकी आवाज़ आती थी? टीचर के हाथ में एक रूलर होता था, बड़ा सा स्केल होता था, एंड टीचर यूज्ड टू रैप ऑन द टेबल। व्हाई? टू जस्ट मेक द स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, टू कम एंड टू जस्ट कर्ब द नॉइज। ठीक है, नॉइज को ख़त्म करने के लिए, एंड इन अ स्कोल्डिंग मैनर, ठीक है, बच्चों को शांत करने के लिए दे यूज टू रैप ऑन द टेबल। सो बोल सकते हैं स्ट्राइकिंग, जो स्केल था उसको टेबल पे पटकते थे, उसकी आवाज़। तो ये सारी आवाज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा नॉइस पैदा करती थी, और ये जो नॉइस था, एनीबडी कैन लिसन हु वुड बी आउट ऑफ द स्ट्रीट वेयर द स्कूल वॉज सिचुएटेड। But now it was so still. Still is called without movement. कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो कह रहा था कि आज तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बात है? विदाउट मूवमेंट या विदाउट नॉइज, वट एवर यू कैन से, एकदम शांत। एंड आई हैड काउंटेड ऑन अगेन, हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने बोला था टेक्स्ट में ये सारे एक्सप्रेशंस आएंगे। काउंटेड ऑन इज कॉल्ड टू ट्रस्ट ऑन समवन, किसी पे भरोसा करना। तो अभी ये हमारा नरेटर बोल रहा है कि आई here desk without being screen, and of course that day everything had to be as quiet as
Sunday morning. तो यहाँ पे क्या था, counted on the commotion. Commotion is called noise and to get my desk without being seen. अभी वो जब स्कूल में आया उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी शोर नहीं हो रहा था, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता था स्कूल डेज में, जब आते हो सुबह सुबह कितना शोर होता है, बट जब नरेटर स्कूल आया बिल्कुल शांत था सब कुछ, और वो बिना किसी के देखे हुए अपनी डेस्क पर चला गया. दैट डे, उस दिन उसको ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ शांत है, और ऐसा शांत कब होता था, संडे मॉर्निंग को. संडे की छुट्टी होती है तो उसको आज का दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे की मॉर्निंग है. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, स्कूल का एनवायरनमेंट जो नरेटर को दिखा जब वो स्कूल आता है. I saw my classmates through the window. I saw my classmates already in their places, and Am Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अभी वो स्कूल पहुंच गया है एंड विंडो से, मतलब वो क्लास के बाहर है अभी, और वो देखता है अंदर, क्या देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, पहले से ही आए हुए हैं, मतलब वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि स्कूल आया है. और एम हैमिल जो उनके टीचर थे वो क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब आगे पीछे घूम रहे थे. उनके पास उनका वही टेरिबल जो हॉरिफिक आयरन रूलर, जो स्केल होता है आयरन का, वो उनके पास था. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने ही मुझे अंदर आना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. मीन्स सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं और उसके बीच में लेट टाइम पे मैं आया हूं. ब्लश्ड इज कॉल्ड फेस टर्न रेड ड्यू टू शेम, एंड फ्राइटेंड इज कॉल्ड अफ्रेड. तो मुझे शर्म भी आ रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं लेट हो गया हूं, सारे लोग पहले से ही बैठे हुए हैं. ये किसका कहना है, नरेटर का. तो अब वो क्लास में आ गया है और क्लास का ये कंडीशन बताया है. But nothing happened. Am Hamill saw me and said very kindly, go to your place quickly. And little friends, ये यहाँ पे नाम इंट्रोड्यूस हो गया है. We were beginning without you. But surprisingly, again he faced another surprise. पहले उसको सरप्राइज मिला, कोई शोर नहीं था. अब क्या सरप्राइज मिला कि एम हैमिल ने उसको कुछ भी नहीं बोला, बहुत प्यार से उन्होंने बोला कि भाई लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे फ्रेंड, जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही अपना आज का लेसन शुरू करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. वो कूदा और अपनी डेस्क पे आराम से बैठ गया. Not till then when I had got little over my fright. जैसे ही उसको अपने डर पे थोड़ा सा काबू मिला, did I see that a teacher had his beautiful green coat. उसने जैसे ही बैठा, अभी तो वो आया है क्लास में, देखा है, अब वो अपनी डेस्क पे बैठ गया. नाउ ही वॉज एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग. अब उसको सब कुछ दिख रहा था. तो सबसे पहले उसने क्या देखा कि उनके जो टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उन्होंने बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, एंड उन्होंने हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एग्जाम में पूछा जाता है. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने क्या ड्रेसअप किया हुआ था, कोट था वो ग्रीन कलर का था, जो शर्ट थी वो फ्रिल्ड थी वाइट कलर, एंड ब्लैक कलर की सिल्क की कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट वन नेवर वोर एक्सेप्ट द इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज. जो सिल्क की कैप थी वो पूरी एम्ब्रॉयडर्ड हो रही थी. एम्ब्रॉयडर्ड इज कॉल्ड, इस पर कढ़ाई होती है, आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल सी जो डिज़ाइन बनी होती है थ्रेड से, उसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. तो उनकी सिल्क, ब्लैक कलर की सिल्क कपड़ा है, और कलर कैसा है, ब्लैक शर्ट, और उनका जो कोट है वो ग्रीन कलर का है. वो उन्होंने पहना हुआ है जो ज़्यादातर वो इंस्पेक्शन या प्राइज डे पे पहनते थे. जब कोई स्पेशल डे हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी ऐसा हुआ, तब वो ये ड्रेसअप ऐसे ड्रेसअप होते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलम. सोलमन इज कॉल्ड वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर. इसके अलावा जो स्कूल था वो पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था. कोई भी शोर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, सब लोग चुपचाप से बैठे हुए थे, और उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही थी. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली
ourselves। अब उसको क्या लग रहा था, एक फिर से उसको स्ट्रेंज, मतलब अगेन एंड अगेन वन आफ्टर द अदर ही वॉज गेटिंग द सरप्राइजेस, एक के बाद एक उसको सरप्राइज मिल रहे थे। अब जो सबसे सरप्राइज की बात क्या थी, वो उसने देखा जो बैक बेंच, जो सबसे पीछे की सीट्स थी वो बिल्कुल खाली रहती थी, लेकिन आज वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। और वो लोग कौन कौन थे, वो विलेज के पीपल थे, जो गाँव के लोग थे वो थे, यानी कि एल्सेस और लॉरेन के जो लोकल पीपल थे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो बैठे हुए थे क्लास में। कौन कौन था, ओल्ड हॉजर with ओल्ड हॉजर विद हिज 3 cornered hat। एक ओल्ड हॉजर यानी कि गांव का ही एक ओल्ड, आप बोल सकते हो कोई भी ओल्ड पर्सन, एनी ऑफ द रेजिग्नेशन यू कैन गिव दिस, तो वो ओल्ड मैन, ठीक है, डिग्निटी या रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन बैठा हुआ था। उसने 3 corner hat पहना हुआ था, ठीक है, लाइक दिस 3 corner hat उसने पहना हुआ था, ये 3 कोने वाला हैट पहना हुआ था जिसके 3 साइड्स थे, ये इस तरह से, ठीक है, 1 2 3, तो इस तरह का हैट उसने पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, जो पहले वाले, फॉर्मर इज कॉल्ड पहले वाला, फॉर्मर मेयर थे वो बैठे हुए थे। देन द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। यानी कुछ जो विलेज के लोग थे उनको तो फ्रेंड्स जानता था, तो उनके बारे में उसने बताया कि कौन कौन थे, बाकी थोड़े से लोग और बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and held open on his knees with his great spectacles lying across the pages। देखो again this is the expression thumbed at the edges, ये हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन में, जिसका मतलब होता है worn और handled, means that is oftenly or frequently used and that's why it is worn, यानी कि उसके पेज जो थे किनारे थे वो खराब हो गए थे। Now thumbed at the edges, torn or damaged, an old primer is called basic reader of any language। जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का जो स्टार्टिंग की जो बुक होती है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज की हिंदी की जो बुक होती है जिसमें हमारी वर्णमाला लिखी होती है, अल्फाबेट की बुक मान लो आप, ठीक है, जो क्लास 1 और 2 में प्री प्राइमरी या प्राइमरी में चलती है, उस तरह की जो बिल्कुल स्टार्टिंग की बुक होती है वो थी। तो जो ओल्ड हाउसर था जो बैठा हुआ था वहाँ पे, वो क्या लाया था, वो एक किताब लाया था जो बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक रीडर होती है वो लाया था, जिसकी किनारे थे वो थोड़े से डैमेज हो गए थे। वो जो बुक थी वो उसने खोल के रखी हुई थी अपने नीज पे, उसके ऊपर उसके स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे, चश्मे रखे हुए थे, एंड जो कि उसके पेज के ऊपर पड़े हुए थे। यानी कि ओल्ड हाउसर बैठा था, उसके घुटने पे जो थी वो किताब रखी हुई थी, किताब के पेज के ऊपर उसने अपने चश्मे रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो क्लास में उसने देखी वो यहाँ पे हमें नरेटर बता रहा है। While I was wondering about it, Am Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, My children, this is the last lesson I shall give you। अब यहाँ पे देखा उसने देखा, अब एक चीज़ उसको और वंडर करती है और सरप्राइजिंग करती है। उसने देखा एम हैमिल माउंटेड ऑन चेयर इज कॉल्ड सेट ऑन द चेयर एंड ग्रेव इज कॉल्ड सीरियस। उन्होंने देखा कि एम हैमिल जो खड़े हुए हैं अब अपनी सीट पर बैठ गए हैं और उन्होंने क्या कहा, बहुत ग्रेव सीरियस, ग्रेव इज कॉल्ड सीरियस और जेंटल, बहुत प्यारी सी आवाज़ में उन्होंने कहा, मेरे बच्चों ये जो मैं लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच फॉर यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive. उन्होंने क्या बोला कि भाई this is going to be my last lesson of French. Why? Because now German has occupied the state of Alsace and Lorraine, and that's why the order has come that no French is going to be taught in the school of Alsace and Lorraine. German will be the new language that is going to be taught, and the new German teacher was arriving the next day, very next day. उन्होंने कहा कि भाई कल से हमारा फ्रेंच का लेसन नहीं होगा, इसलिए लास्ट लेसन है, क्योंकि कल से आपका जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का जो टीचर है वो नया आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं कि आज से एल्सेस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच का जो अब तक का जो सफ़र था वो ख़त्म, फ्रेंच लैंग्वेज का सफ़र ख़त्म, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। What a thunderclap these words to me! The wretches! That was what they had put up at the town hall. अब उसको समझ में आया, thunderclap is called something unexpected, जिसको किसी की आशा नहीं हो। Wretches is called unfortunate or happening, and Sar is called a river which passes through a
फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब जैसे ही उसने सुना, फ्रांस ने जैसे ही सुना कि ये इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको अनएक्सपेक्टेड लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ ये क्योंकि इस तरह की चीज़ के बारे में वो सोच नहीं सकता था। और अब उसको समझ में आ गया था कि ये कितनी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, कितना अनलकी घटना थी जो कि वहाँ पे लगी हुई थी, जो कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल पे किस चीज़ के लिए भीड़ थी, वो यही न्यूज़ थी। क्या न्यूज़ थी कि एल्सिस एंड लॉरेन में दूसरे दिन से अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा? अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. अब फ्रेंड्स को बार बार रिग्रेट फील हो रहा था। किस चीज़ के लिए? वो बोल रहा था कि अरे ये मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। उसको नहीं पता था भैया आप स्कूल आओ और पता चले कि आज से इंग्लिश पढ़ाना बंद। तो द काइंड ऑफ इमोशन, थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स विल बी फॉर यू। न सेम कंडीशन वॉज ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच को यही लग रहा था। उसने कहा कि भाई मैंने कभी भी, हार्डली, मुश्किल से ही मैंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को लिखा हो या उसको कभी लर्न करने की कोशिश मैंने नहीं की, एंड मुझे अब ये यहीं छोड़ देना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने कभी भी अपने फ्रेंच लेसन को अच्छे से लर्न नहीं किया। ये सारी फ्रेंच की फीलिंग है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, going sliding on the Saar, my books that had seemed to me a nuisance while ago so heavy to carry. Now nuisance is called वेरी वी कैन से ना द अनलकी थिंग, ठीक है। न्यूसेंस इज कॉल्ड डिस्गस्टेड थिंग, जिसको आप नहीं मानते, अनइंटरेस्टेड, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बोल रहा था कि मैंने कभी भी अपनी फ्रेंच लेसन को पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी बजाय उसने क्या किया? सीकिंग। सीकिंग इज कॉल्ड सर्चिंग, ठीक है, ढूंढना। किस चीज़ के लिए? बर्ड्स एग। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फ्रेंड्स को बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता था, तो उसने वही किया कि मैं कभी भी मैंने फ्रेंच के लेसन को पढ़ने का ज़रूरी नहीं समझा। हमेशा मैं बाहर रहा, मैं कभी चिड़ियों के अंडे ढूंढता था, एंड सम टाइम आई गो स्लाइडिंग फॉर स्विमिंग और जस्ट हैविंग फन इन द सार। सार इज अ रिवर विच पासिस थ्रू द फ्रांस। तो फ्रांस की एक नदी है सार, दैट वॉज देयर नियर फ्रेंच हाउस, जो वहाँ पे उस नदी के पास वो स्विमिंग करता था, एक्टिविटी करता था और अपना टाइम यहाँ पे वो लगाता था बजाय पढ़ने के। तो अब उसको रिग्रेट हो रहा है। माई बुक दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी। जो बुक्स थी मेरी फ्रेंच की, वो मुझे पहले बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। आई वॉज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन माई बुक्स, और वो मुझे बहुत पहले भारी लगती थी। आई जस्ट डिड नॉट वांट टू कैरी दोज बुक्स टू कम टू स्कूल। मतलब वो यहाँ पे बता रहा है कि उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसने कभी भी फ्रेंच को सीखने पर ध्यान नहीं दिया, जिस चीज़ का आज उसे रिग्रेट हो रहा है। So here, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense were old friends now. So here my grammar, history of the sense were old friends now that I couldn't give up. Give up again a phrase. ये भी एक phrase है, group of words है, जिसका मतलब होता है leave. तो अब वो बोल रहा है, उसको पता चल रहा है कि सारी चीज़ें उससे अब दूर जा रही हैं. Nuisance is called a burden or a problem. Give up is a phrase that we can say. Give up is called छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना. Then crankies means strange or short tempered, and Sunday clothes we can say the best or the new clothes. तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, couldn't give up. अभी क्या थी, जो ग्रामर की बुक थी उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया. History of the sense means here we are not talking about only learning of the French. He was talking about totally he was not in the with the interest of learning any language. And the old friends now, यानी कि अब ये मेरे पुराने फ्रेंड क्या हो गया? पुराने फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? नाउ वी आर नॉट, नाउ ही वॉज नॉट एबल टू मीट दैम. यानी कि जो ग्रामर की बुक थी, फ्रेंच की बुक थी, नाउ दे बिकेम ओल्ड फ्रेंड. ठीक है, जो हिस्ट्री के सेंस थे अब वो इनको नहीं पढ़ पाएगा. आई कुडंट गिव अप, मैं इनको नहीं छोड़ सकता. एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी मैं नहीं छोड़ सकता. नाउ ही वॉज एबल टू नो द रियल इमोशन फॉर हिज टीचर. ही वॉज सेइंग द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि क्या चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्या अच्छा नहीं लग रहा था कि एम हैमिल उससे दूर जा रहे हैं, उसके टीचर उससे दूर जा रहे हैं. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, हाउ क्रैंकी ही वॉज. हाउ क्रैंकी, हाउ स्ट्रेंज और शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते थे. अब उसको ये सारी चीज़ें बुरी नहीं लग रही थी. उसको क्या लग रहा था? अब एम हैमिल जा रहे हैं, एंड ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. वाई? बिकॉज ही वॉज फीलिंग रिग्रेट. Poor man, वो उनके लिए poor man, why he was saying? Because he was feeling sorry for him, because he was going from that place very next day. It was in honor of this last lesson that he had
put on his fine Sunday clothes, and now I understood. अब उसको समझ में आया, Sunday clothes is called special clothes, बहुत जो को आप स्पेशल ओकेजन पे पहनते हो. अब उसको समझ में आया कि why he was ready so much, because this was the last lesson of French. Now after this he was not able to take the French lesson. ये उनका आज आखिरी लेसन है, उनको कल यहाँ से चले जाएंगे, अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने बेस्ट और न्यू क्लॉथ्स पहने हैं. अब उसको समझ में आ रहा था फ्रेंड्स को, why the old man of the village was sitting and near the back in the bank of the बैक ऑफ द रूम. अब उसको समझ में आ रहा था जो गांव के जितने भी लोग हैं वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी एंड टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. उन लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं की. क्यों? क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ हिज फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट एंड फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. अब उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट जो उनके पास है फॉर एम हैमिल वो शो करने के लिए आए हैं. जो एल्डरली पीपल हैं, विलेज के जो लोग हैं, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये लास्ट लेसन है और जो एम हैमिल हैं वो पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे हैं. मीन्स 40 years कैन बी अ वेरी ग्रेट, बहुत बड़ा समय होता है. एम हैमिल जहाँ 40 सालों से जो टीचर पढ़ा रहा है और अचानक से उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ये जो चीज़ थी ये सबके लिए बहुत दुखद थी. स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, टीचर के लिए, सबके लिए बहुत दुखद थी. और इसीलिए वो सारे लोग अपनी रिस्पेक्ट जो थी उनके लिए जो शो करने के लिए वो क्लास में बैठे हुए थे, और उस कंट्री के लिए जो अब उनका नहीं था, यानी कि फ्रेंच अब उनका नहीं रहा, वहाँ उनको किसी और के अंडर रूल में रहना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब सारे फ्रेंच को धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और लोगों के पीछे बैठने का रीज़न भी उसको समझ में आ रहा है. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. But what would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब जैसे ही वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था तभी उसको अपना नाम सुनाई दिया, किसी ने उसके नाम को पुकारा. ड्रेडफुल इज कॉल्ड फ्राइटनिंग, मिक्सड अप इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड एंड डेयरिंग. डेयरिंग इज कॉल्ड हैविंग द करेज या हिम्मत होना. तो जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बोल रहा था उसको सुनाई देता है कि किसी ने उसका नाम दोबारा से बुलाया है. तो इट वॉज माई टर्न. क्यों बुलाया है? क्योंकि अब उसका टर्न था. क्या चीज़? रिसाइट इज कॉल्ड पढ़ना, बोलना. क्या पढ़ना था उसको? पार्टिसिपल्स के रूल पढ़ने थे, उसको बताना था. बट हियर he have not given to be able. वो एबल ही नहीं था, वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था, उसको डर लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसको पार्टिसिपल का कोई भी रूल नहीं आता था. उसने कभी भी इसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और एक भी अक्षर वो ज़ोर से या क्लियर नहीं पढ़ पाया. उसको जो पढ़ना था, जो टर्न था, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिसाइट इवन अ वर्ड विदाउट अ मिस्टेक. क्योंकि एम हैमिल के टीचर के सामने विदाउट अ मिस्टेक दैट वॉज मीन्स दिस वॉज द टास्क दैट गिवन, होमवर्क दैट वॉज गिवन टू हिम, बट ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. पहले ही वर्ड में वो कंफ्यूज हो गया, वो नहीं पढ़ पाया और उसको, और वो वहीं खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क के पास, अपनी डेस्क को पकड़ के वो खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. उसका जो हार्ट था, मतलब जब हम कुछ गलत काम करते हैं या नहीं कर पाते हैं, हम नहीं एबल होते हैं, तो आपने कभी गौर किया होगा बहुत तेज सांस चलने लगती, धक 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 धक. आप एबल होते हो अपनी आवाज़ सुनने में, वही हो रहा था. ही वॉज एबल टू लिसन टू हिज हार्ट बीट एंड ही वॉज नॉट हैविंग द करेज टू लुक अप. वो नीचे देख रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की. क्यों? बिकॉज जो टास्क उसको दिया गया था वो नहीं कर पाया था. I heard Am Amel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Come out is called, यहाँ पे रिजल्ट के लिए आया. उन्होंने कहा कि एम हैमिल ने उसकी बात सुनकर बोला कि भाई लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुमको डांटूंगा नहीं. आई विल नॉट स्कोल्ड यू. वाई? बिकॉज ये तुम्हारी गलती नहीं, ये सबकी गलती है जो हम कल के ऊपर काम को टालते रहते हैं. वी आर सेइंग कि ओके, दिस इज मीन्स दिस इज द थिंग और दिस इज द हैबिट ऑफ एवरी वन. ज़्यादा मीन्स यू मस्ट फील
बैड इनफ, तुमको बुरा लग रहा है मुझे पता है, बट सी हाउ इट इज़, ये कैसे हुआ. ऑल द वर्क लर्निंग पार्ट वी केप्ट ऑन सेइंग, यू केप्ट ऑन सेइंग कि हम कल सीख लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा है, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे. बट देखो ये जो कल है वो कभी नहीं आया, और आज हम कहाँ आ गए हैं, या आज का रिजल्ट देखो. अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, अब हम नहीं पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे एम हैमिल फ्रेंच को बता रहे हैं कि उसने कभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया. आज वो उसको डांटेंगे नहीं, बट उसको बुरा तो फील हो रहा है. किस चीज़ के लिए? कि कभी भी उसने लैंग्वेज को लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा उसको टालता रहा. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस. ये एक बहुत बड़ी ट्रबल है, एल्सिस के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रबल है. अकॉर्डिंग टू एम हैमिल, वो बोल रहे हैं एम हैमिल कि ये बहुत बड़ी परेशानी है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यहाँ पे शी आया है कंट्री के लिए कि हमेशा वहाँ के लोगों ने टाला, इस चीज़ को टाला. पुट ऑफ इज कॉल्ड जस्ट प्रिटेंड और लीव इट ऑन टुमारो, कि हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. प्रिटेंड इज कॉल्ड शो एंड रिप्रोच इज कॉल्ड ब्लेम. रिप्रोच, अगेन रिप्रोच आवरसेल्फ, ये हमारा क्या है, दैट इज अनदर एक्सप्रेशन. सो हियर ही वाज सेइंग नॉट दोज फेलोज बट देयर विल हैव द नाइट टू से टू यू. यहाँ पे फेलोज का मतलब है जो उसके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो और लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं. देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, ये बिल्कुल कहना ठीक होगा. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन. अभी जो एम हैमिल है वो सबको बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ, जो स्टूडेंट हैं, विलेज पीपल बैठे हैं, सबको ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा ये दिखावा करते हैं. वी आर जस्ट शोइंग दैट वी आर अ फ्रेंच मैन. फ्रेंच मैन मीन जैसे हम इंडियन बोलते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं. वो लोग फ्रांस में रहते थे, वो फ्रेंच मैन थे. उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम फ्रेंच मैन हैं. एंड यट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट. Poor little French, we have all great deal of reproach ourselves with. उसने कहा कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं, ना तो हमको बोलना आता है, ना हमको लिखना आता है, हमारी मदर टंग को, हमारी लैंग्वेज को. तो हाउ कैन वी से दैट वी आर द नेशन पर्सन, हम कैसे कह सकते हैं, ये बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा बुरी बात है, बट तुम अकेले ही सबसे बुरे नहीं हो. वर्स्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, आपको पता है. तो वो कहते हैं कि भाई तुम सबसे ज़्यादा, तुम अकेले नहीं हो जो सबसे ज्यादा बुरे हो, बहुत सारे लोग हैं. लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल आर, हम सब लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है लर्निंग ऑफ द ओन मदर टंग और लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए. और सभी को ब्लेम, मैं सबको ब्लेम करता हूँ, सिर्फ तुमको ही नहीं, सबको ब्लेम करता हूँ. किस चीज़ के लिए? कि हम हमेशा टालते रहे और कभी भी हमने ध्यान नहीं दिया अपनी लैंग्वेज को सीखने पर. तो ये मिस एम हैमिल सबको बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेट old people of the village. Your parents were not anxious enough to have you learn. यहाँ पे anxious is called worried. उन्होंने कहा कभी तुम्हारे parents ने भी ध्यान नहीं दिया, and neither they encourage you to learn your own language. They preferred to put you to work in the farm or in the mills so as to have a little more money. उन्होंने हमेशा यही चाहा कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो थोड़ा सा काम कर लें, कुछ कमा कर लाएं, या तो वो तुम्हें खेतों में काम करने भेज देते थे. Either they send you in the factory so that you can earn some of the money and you can give your share in the livelihood. थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने बच्चों को अभी से काम पे लगा दिया, उन्होंने पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया. एंड वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं. पहले उन्होंने सबको ब्लेम किया, जो स्टूडेंट थे, जो पीछे लोग बैठे थे, फिर उन्होंने पेरेंट्स के बारे में बोला, अब वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. हैव आई नॉट हैड सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट डिक्लेयर यू एज अ हॉलीडे, गिव यू अ हॉलीडे. उन्होंने कहा कि मैं भी ब्लेम करता हूँ अपने आप को. मैंने थोड़े से उसके लिए, काम के लिए, अपने काम को हल्का करने के लिए बार बार मैंने तुम्हें बोला, बच्चों को बोल देते थे कि भाई जाओ मेरे वाटर, जो प्लांट्स हैं उनको वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, बाहर जाओ और मेरे पौधों को पानी दो. इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग यू टू लर्न योर लेसन, आई हैड सेंट यू टू वाटर माई प्लांट्स एंड सम डे फॉर फिशिंग टू जस्ट कंप्लीट माई हॉबी आई डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे. कि भाई आज मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ और आज का हॉलीडे है, आज की छुट्टी है. तो वो यहाँ पर अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं. तो यहाँ पर वो जो चीज़ बता रहे हैं, दैट
that is the reality. He was saying the reality that in not learning the language, the national language, nobody can be blamed alone. Each and everyone living in that country is equally blamed or equally be we can say ना the blamed for that thing. सभी को यहाँ पर blame करना चाहिए, वो सभी को ही responsible ठहरा रहे हैं. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and it must guard it among us and never forget it. उन्होंने कहा कि logical is called practical, ठीक है, practical जो scientific proven होते हैं, जो fact पे आधारित होते हैं, that is called logical. उन्होंने कहा कि M. Hamel ने बोला कि भाई वो keeps on, went on to talk मतलब वो बोले जा रहे थे. पहले उन्होंने सब चीज़ों के responsible सबको बताया कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब उन्होंने बताया लैंग्वेज के बारे में कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस में से एक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मोस्ट लॉजिक है, एंड वी मस्ट गार्ड इज कॉल्ड, हमको इसको सेफ्टी जो आप बोलनी चाहिए, हमको इसकी सेफ्टी करनी चाहिए एंड हमको इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. यहाँ पर एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस और उसकी जो एडवांटेज है और जो उसका एग्जिस्टेंस है उसको बता रहे हैं. Never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is if they had the key to their prison. उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कहा कि जब हमको अगर अच्छे से हमारी मदर टंग आती है, ठीक है, हम अपने लैंग्वेज को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जब भी कभी भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होंगे या एनी ऑफ द अदर पर्सन वांट टू रूल ओवर अस, देन दिस लैंग्वेज विल हेल्प as a key for that prison. Means when you are imprisoned in any slavery, okay, when you are being slaved by anyone or put in the prison, then this language will help you as a key. This language is just like a key, and that with the help of that key you can just open that prison and come out and make yourself safe. तो वो यहाँ पे importance बता रहे हैं कि किसी भी नेशन की लैंग्वेज जो मदर टंग है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनने देती है, आपके ऊपर कोई भी रूल नहीं कर पाएगा. यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब से ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग देखें तो यहाँ पे एजुकेटेड है. अगर आप एजुकेटेड हो तो ऑब्वियसली आप अपने राइट्स को जानते हो, आपको पता है कि इफ एनीबडी ट्राइड टू रूल ओवर यू तो हाउ टू इरेडिकेट, यू कैन जस्ट टेक आउट सो मेनी वेज, बट इफ यू आर अनएजुकेटेड, you are unaware about your mother tongue or your language, you can do nothing. Then easily the outsider will come and start ruling on you, right? Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see that how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too. अब क्या हुआ, अब इतना जब एम हैमिल ने बोला, अब उन्होंने उस क्लास में पढ़ाना शुरू किया. मीन्स एट द लास्ट डे वॉज देयर, बट एम हैमिल वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वांटेड टू यूटिलाइज द टाइम. तो वो पढ़ा रहे हैं, ग्रामर की बुक पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने अपना लेसन पढ़ना शुरू किया, फ्रेंच को क्या लगा, वो अगेन सरप्राइज हो गया, क्योंकि आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा था. आज ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कितना ईजी है, कितना आसान है, जो आज तक उसको बहुत कठिन लग रहा था. एंड उसको भी ये सोचने में आ रहा था, अब वो भी सुन रहा था. देखो, जब एम हैमिल बोल रहे हैं, सारे लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंटिवली, वेदर द स्टूडेंट्स आर देयर, सारे लोग हैं, एम हैमिल बुक पढ़ रहे हैं, और सभी लोग कितने ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं. आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. अब उसको लगा कि कभी भी मैंने इतने ध्यान से नहीं सुना. ये थोड़ी है कि भाई आज जो वो पढ़ा रहे हैं वही ईजी है. He used to teach all the things that were there in the language. This was the part from the student side, from French side, that he never paid attention. That's why he found everything so critical and hard if you would not pay attention. But आज वो attention pay कर रहा था, इसीलिए उसको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लग रही थी. And that he had never explained everything with so much patience. उन्होंने कभी भी आज तक किसी भी चीज़ को इतनी पेशेंटफुली नहीं समझाया, क्योंकि ज़्यादातर हरीडली या रोज भाई आज कल हमारे पास टाइम है, हम कल कर लेंगे, तो वो पहले की तरह थोड़े क्रैंकी थे, थोड़े से हार्श नेचर के भी थे. आज उनको वो बहुत अच्छा लग रहा था कि वो बहुत आराम से पढ़ा रहे थे. वन स्ट्रोक इज कॉल्ड एट वंस. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन
wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था पुअर मैन का यहाँ पे एक तरह से पथेटिक, ठीक है, मिजरेबल, यानी कि बेचारे जो एम हैमिल थे उनके लिए इमोशंस आ रहे थे फ्रेंड्स के मन में। वो कह रहे थे कि ये कल चले जाएंगे और आज अपनी लास्ट क्लास में वो हमको सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि एक ही स्ट्रोक में, एक बार में वो हमको सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अब नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंच लेसन लैंग्वेज जो थी वो वहाँ से रूल्ड आउट हो गई थी। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, Franz Alsace, Franz Alsace. अब उनका राइटिंग का वर्क था, ग्रामर का। पहले उन्होंने ओरल का पार्ट लिया, बच्चों ने पढ़ा, फिर उन्होंने खुद पढ़ाया, अब उनका राइटिंग का काम था। तो यहाँ पर एम हैमिल न्यू कॉपीज़ लाए थे बच्चों के लिए, जिसपे बहुत प्यारा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्सस, फ्रेंच एल्सस। सभी बच्चों के लिए वो लेके आए थे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे वो रहते हैं। ऑब्वियसली भाई 40 या 40-50 साल से कहीं आप रह रहे हो और अचानक से उसको छोड़ के जाना पड़े, तब आपको पता चलता है विच काइंड ऑफ इमोशन, फीलिंग्स, द अफेक्शन यू हैव अटैच्ड विद दैट प्लेस। फ्रांस एल्सस ये लिखा हुआ था वहाँ पे, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. ऐसा लग रहा था वो जो छोटे छोटे वर्ड्स थे वो लग रहे थे कि जैसे छोटे छोटे ये फ्रेंच का फ्लैग है, उस ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे जो फ्लैग हैं वो लटके हुए हैं। यानी कि जो उन्होंने लिखा हुआ था ना, जो उनकी राइटिंग थी फ्रांस एल्सस, उसको ऐसा लग रहा था ये छोटे छोटे ये फ्लैग हैं, उसको ये वर्ड्स जो थे वो फ्लैग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी नोटबुक में छोटे छोटे ब्यूटीफुल जो फ्लैग्स हैं वो लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा था, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। एट द टॉप, जैसे कि एक टॉप रॉड पे लटके हुए होते हैं, वैसे लिखा हुआ था, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सब बहुत ध्यान से अटेंटिवली वो काम कर रहे थे जो एम हैमिल ने उन्हें दिया था। एवरीबडी वॉज राइटिंग ऑन द न्यू कॉपीज गिवन बाय एम हैमिल, और बहुत शांत वातावरण था, सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, एंड दैट साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो पेन, जब आप पेन से पेपर पे लिखते हो तो जिस तरह की आवाज़ आ रही थी, बस वही आवाज़ थी। बहुत सारे लोग लिख रहे थे तो ये आवाज़ काफ़ी आ रही थी, अच्छे से सुनाई दे रही थी, उसके अलावा और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। And that was once some beetles flew in. अब वो बता रहा है यहाँ पर कि सभी लोग पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से बिजी हैं, किसी को भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. अब वो बताता है लिटिल वंस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिटिल वंस पिजन्स के लिए आया है। फिश हुक्स मीन्स इज कॉल्ड स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉज, एंड कूड इज अ साउंड ऑफ मेड बाय द पिजन्स। ये अभी आएगा यहाँ पर। अब पहले देखते हैं उसने देखा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स वहाँ पर, कि अभी क्लास में सब चुपचाप से वर्क कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ पेन से लिखने की आवाज़ आ रही है। तभी बीटल, ये इंसेक्ट होता है जो बीटल, वो आता है क्लास में और कोई भी उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं करता है। मतलब जो बीटल है वो क्लास में आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ आ रही है, बट किसी को भी कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब अपने काम में बिजी हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं वो। एंड देन इवन द लिटलेस्ट वन आया है यहाँ पर पिजन के लिए, जो वाइट पिजन्स होते हैं वो भी उनके लिए आया है। Who worked right on tracing their fish hook. ऐसा लग रहा है कि वो भी काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे अपने पैरों से, क्लॉज से, उनके जो क्लॉज हैं, जो कबूतर के जो क्लॉज होते हैं, उनसे वो काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो पेन से पेपर पे लिखने की आवाज़ है उसको फ्रेंच कंपेयर कर रहा है जो डव हैं, जो पिजन हैं, उनके क्लॉज के स्क्रैचिंग से। यानी कि जो कबूतर हैं वो बाहर खिड़की पर बैठे हुए हैं, ऊपर छत पर बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो
वो अपने क्लॉ से स्क्रैच कर रहे हैं। एंड यहाँ पर फिश हुक जो फिश हुक होता है जिससे हम फिशिंग में फिश को पकड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से उनके क्लॉज हैं। देखो ये यहाँ पे घूमा हुआ है, इनके जो क्लॉज हैं, ये पार्ट है, इसको वो फिश हुक बोल रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये फिश हुक की तरह हैं, और वो इस पार्ट से रूफ पर और बाहर की तरफ स्क्रैचिंग कर रहे हैं, और वो स्क्रैचिंग की जो आवाज़ है वो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है जैसे कि हम अंदर पेन से पेपर पर लिख रहे हैं। तो वो दोनों आवाज़ें हैं, वो कंपेयर कर रहा है कि वो दोनों आवाज़ें ही एक हैं। ऐसा लग रहा है कि कबूतर हैं वो भी लिख रहे हैं और वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। On the roof the pigeon cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? ऊपर छत के ऊपर, यानी कि जो क्लास में बैठे हुए छत के ऊपर पिजन यानी कि कबूतरों की आवाज़ आ रही है, कूद की, कू 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 इस तरह की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंच को क्या लग रहा है कि भाई वो इस तरह की बहुत धीमी आवाज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं है, बहुत धीमी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंच अपने मन में सोच रहा है कि क्या दे, यहाँ पे दे आया है रूलर्स के लिए, या हम बोल सकते हैं दे आया है जर्मन्स के लिए। उन्होंने कहा कि भाई जो जर्मन्स हैं वो क्या करेंगे, वो क्या इन कबूतरों को भी फोर्स करेंगे कि वो जर्मन में गाना गाएं या जर्मन में बोलें? नो। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं पिजन एक बर्ड है, एक एनिमल है, जो भी एनिमल हुआ, कोई भी क्रीचर हुआ जो जिस लोकेलिटी में, जहाँ पर भी, जिस कंट्री में रहता है, वो उसकी मातृभाषा जानता है, मदर टंग जानता है। तो हियर ही वाज सेइंग दैट पिजन was living in France, and they were also much aware about their mother tongue. So the German, the outsider who are ruling on the people of Alsace and Lorraine, would they be forced the pigeons as well to speak, to sing, or to just speak, or we can say to make the sound in German as well? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, because you cannot force birds and animals to go just away from their mother tongue. वो जिस आवाज़ में बात करते हैं वो उसी आवाज़ में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से बताना चाहिए कि thorough attention was paying on by everyone in that class. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. जब कभी भी बीच बीच में फ्रेंच एम हैमिल को देखता था, वो लिख रहा था, कुछ काम दिया था एम हैमिल ने, वो कर रहा था, बट बार बार बीच बीच में वो एम हैमिल को देखता था। तो वो क्या देखता था? एम हैमिल बिल्कुल मोशनलेस, बिना किसी मूवमेंट के वो एक जगह खड़े हैं, और एक जगह, पहले एक जगह देखते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ को देखते हैं। मीन्स इट द काइंड of condition that was showing he was so helpless. वो बहुत helpless लग रहे थे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था वो हर चीज़ को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। When you were very much aware कि you were not be able to see this thing again or to meet anyone again, so you just wanted to see or just go and just, we can say na, just store that scene or sight in our eyes and mind, so that we can just have a memory whenever we close the eyes. किसी से दूर जाते हैं तब हम उसकी पुरानी चीज़ों को, वो लास्ट टाइम जो हम देख रहे हैं, अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं, जिससे वो हमें हमेशा के लिए याद रहे। वैसे ही एम हैमिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो सारी ही चीज़ों को अपने दिमाग में रख लेंगे और उनको दिमाग में फिक्स कर लेंगे। Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside and the window in his class in front of him. 40 साल से वो वही हैं, और उनके जहाँ पे जो घर है, जहाँ पे क्लास थी, उसके सामने गार्डन था, और वहीं वो 40 साल से रह रहे हैं, और अब उनको अचानक से यहाँ से जाना पड़ रहा है। Gazing is called looking intently and fix in his mind is called to stow forever. Fancy is called imagine. मतलब imagine करो कि कोई आदमी जो 40 साल से काम कर रहा है, अचानक से उसको कल जाना पड़े, तो वो जाते जाते सारी ही चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेना चाहते हैं। नाउ जस्ट लाइक दैट, वो किसकी तरह स्टोर करना चाहते हैं? इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। क्या है? उनके सामने गार्डन है। Only the desk and benches had been worn smooth. जो डेस्क हैं, जो बेंचेस हैं, वो कैसी हो गई हैं? worn smooth. Worn smooth is called worn out and became smooth due to overuse. Hopvine is a creeper या बेल, और twinned is called twisted. तो यहाँ पे ओवर यूज, बहुत ज़्यादा डेस्क और बेंचेस को यूज़ किया गया है। वो किन किन चीज़ों को देख रहे हैं वो बताया जा रहा है।
क्लास की बेंचेस को देख रहे हैं, डेस्क को देख रहे हैं जो काफ़ी स्मूथ हो गई, जो उनके एजेस हैं वो काफ़ी घिस गए हैं बहुत ज़्यादा यूज करने से. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ twined about the windows to the roof. और किस चीज़ को देख रहे हैं, वो बाहर गार्डन की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे एक वॉलनट का ट्री उन्होंने लगाया था, एंड दैट हैड बिकम टॉलर, जो अब बड़ा हो गया है. पहले छोटा सा था और अब वो ट्री जो है वो बड़ा हो गया है. और वो किसको देख रहे हैं, हॉप वाइन, एक क्रीपर, एक बेल लगाई थी इसके विंडो के चारों तरफ उन्होंने बेल लगाई थी जो कवर हो गई है. हॉप वाइन इज अ काइंड ऑफ बेल दैट इज प्लांटेड इन फ्रांस, तो वो लगाई थी उन्होंने, एंड वो अब ट्विस्ट हो गई है. ट्विस्ट इज कॉल्ड ट्विस्ट, घूम घूम के ऊपर की तरफ चढ़ गई है और वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो छत तक जाने लगी है. यानी कि पहले उन्होंने छोटी सी जो बेल थी वो प्लांट की थी और वो घूम घूम के ट्विस्ट होके काफ़ी ऊपर तक जाने लगी है और अब वो छत की तरफ तक जाने लगी, इतनी बड़ी हो गई है. मतलब वो 40 सालों में बता रहा है कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं. 40 साल में सारी जो बेंचेस हैं वो स्मूथ हो गई हैं. जो उन्होंने अखरोट का छोटा सा पेड़ लगाया था, नाउ इट हैज़ बिकम टॉलर एंड ग्रोन अप. द क्रीपर, द हॉप वाइन creeper that once he had planted, now it also had become taller and it was going towards the roof. तो ये 40 सालों में इतनी सारी चीज़ें हो गई जिनको वो देख रहे हैं और सबको अपनी आंखों में स्टोर करना चाहते हैं. How it must have broken his heart. ये सारी चीज़ें देखकर उनको कितना दुख हो रहा होगा to leave it all, कि वो इन सबको छोड़कर जा रहे हैं. Poor man, to hear this sister moving about in the room about packing their trunks, for they must leave the country next day. यहाँ पर एक उनकी सिस्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, बस इतना ही नाम आया है, no name और neither of the means inclusion in this chapter has been given about that. तो एम हैमिल स्कूल जहाँ पे उनकी क्लास था उसके ऊपर ही रहते थे, वहाँ पे वो अपनी बहन के साथ रहते थे और उनकी बहन क्या कर रही हैं, वो पैकिंग कर रही हैं. ट्रंक्स इज कॉल्ड संदूक, जो बक्से होते हैं उसमें वो सामान पैक कर रही हैं. उनको और फ्रेंड्स को आवाज़ आ रही है, ही वॉज ड्रैगिंग द ट्रंक्स फ्रॉम हेयर एंड देयर बिकॉज दे हैव टू वेकेट द रूम. उनको खाली करना है वो घर और कल उनको वहाँ से जाना है. मतलब एम हैमिल उस स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहीं उस स्कूल के प्रेमिसेस में रहते हैं, बट अगर अब वो पढ़ाएंगे ही नहीं, वो टीचर नहीं रहेंगे, तो ही वॉज नॉट हैविंग द राइट टू लिव इन दैट स्कूल. अब वो वहाँ रह भी नहीं सकते हैं, तो दूसरी सुबह उनको जाना है और ये सोचकर फ्रेंड्स को बहुत बुरा लग रहा है कि वो सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट. बट फिर भी उनके पास इतनी करेज है कि वो सारे ही लेसन्स को सुनना चाहते हैं. लास्ट टाइम आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग का पार्ट जब खत्म हो गया, अब हमारा हिस्ट्री का एक क्लास था, एक लेसन था. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू एंड दिस. अब हिस्ट्री यहाँ पर जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट बताए गए हैं, बा बे बी बो. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसके वर्णमाला, जैसे वर्णमाला हमारी हिंदी में होती है, हम सीखते हैं आ आ ई ई, हिंदी में हमारे इंग्लिश में ए बी सी डी होते हैं, वैसे ही ये फ्रेंच की बोल सकते हो आप फोनेटिक्स है, जो साउंड होती हैं जिसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स. ठीक है, जैसे हम सीखते हैं ना, ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, स, डी सेज ड, तो ये हम जो बोलते हैं वही वो लोग बोल रहे हैं. बा बे बी बो बू, इस तरह की जो आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. जो हाउसर था वो क्या लेके आया था, वो छोटी सी बुक लेके आया था, जो मैंने बताया एलिमेंट्री की बुक लेके आया था, उसी में से वो सारी चैंटिंग कर रहे हैं, बा बो बी बे, यानी अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, और उसको स्पेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. उनको नहीं आता है, वो पहली बार पढ़ रहे हैं. तो जो आप इमेजिन करो कि भाई ओल्ड पीपल हैं, वो छोटे छोटे बच्चों की तरह फोनेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इट्स लुकिंग जस्ट फनी, बट द एटमॉस्फियर वॉज वेरी ग्रेव. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट अम्यूजिंग ऑन दिस, he was in, and not he, everybody was feeling very sad and very sorrowful, and you could see that he too was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that the last lesson. Trembled is called shivered.
शिवरिंग या कांपना। जब वो पढ़ रहे थे, हाउस पहली बार पढ़ रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है, जब वो बोल रहे हैं तो वो कांप रही है, उनकी आवाज़ कांप रही है। किस वजह से? डर की वजह से। वाई? बिकॉज ही टू वॉज क्राइंग, वो रो रहे हैं। वाई? बिकॉज उनको पता है नाउ ही वुड नॉट बी एबल टू सी एम हैमिल अगैन, ही वुड नॉट बी एबल टू कम इन दिस क्लास टू रीड दिस बुक, टू नो or to learn the French language again, and that's why this regret feeling has just emerged, the emotions and comes out in the form of the tears. वो रो रहे हैं। ये काफ़ी फ़नी है, उनको बोलते हुए सुनना बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है। हम सब लोग हंसना चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं। तो ये किस तरह की आयरनी है। फ्रेंड्स बोल रहा है कि मैं इस लेसन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन था। वो ये बोलता है, नाउ all at once that church clock is struck 12. चर्च क्लॉक, जो चर्च होते हैं वहाँ पे ऊपर एक घंटी लगी होती है जो टाइम टू टाइम बजती है। तभी जो चर्च की घंटी थी उसने कितने बजाए? 12, यानी कि 12 o'clock हो गया है। देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस। यहाँ पर जो ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजता है। यानी कि अब बता रहे हैं कि जो लेसन है, यानी उनकी सारी पढ़ाई हो गई है, ओरल हो गया है, रिटन हो गया है, हिस्ट्री का बुक हो गया है, सारा पार्ट हो गया है, 12 बज गए हैं। जैसे हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, उनमें एक राइट टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे प्रेयर होती है, आरती होती है, पूजा होती है। वैसे ही चर्च क्लॉक ने जब 12 बजाए और जब वहाँ पे प्रार्थना हुई, एंजलस आप बोल सकते हो, प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च, द स्टार्ट इज मार्क्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल। यानी कि बेल से, जब बेल बजती है तब पता चलता है कि हाँ अब प्रेयर शुरू होने वाली है। जैसे हमारे यहाँ जब आरती शुरू होती है, घंटी वगैरह बजना शुरू हो जाती हैं, सेम ऐसे ही 12 बजे जब घंटी बजी, प्रेयर स्टार्ट हो गई। Trumpet is a musical instrument, as you can see, and pale is called discolored skin of the face because of the fear, because of the we can say to lose something, ठीक है, shame, उस वजह से। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 12 बज गए हैं, प्रार्थना शुरू हो गई है चर्च में, और बिल्कुल उसी समय ही ट्रम्पेट्स यानी कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगे। प्रशियंस, कौन बजा रहा था? वो प्रशियंस बजा रहे थे। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, सुबह जब फ्रेंच स्कूल आया था तो वो उनकी प्रशियन सोल्जर्स की प्रैक्टिस चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी। अब 12 बज गए हैं और अब उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, और उस प्रैक्टिस को खत्म होने का साइन क्या है? दैट द वॉइस ऑफ दैट ट्रम्पेट, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज गिवन अ साइन दैट द ड्रिल इज ओवर नाउ, साउंडेड अंडर अ विंडोज, और उसको अपनी खिड़की के नीचे ये सारी आवाजें आ रही थी, बिकॉज द स्कूल वॉज situated just at the side of the road, and at the either side of the road all these activities were going on. There was church drilling, practice were going on there in the open area, so he was able, everybody was able to listen to all these sounds. So here Am Hamel stood up. अब Am Hamel खड़े हो जाते हैं, very pale in his chair, and I never saw him look so tall. वो अभी तक बैठे थे, the lesson was there, but now the class time was over, and he stood up, and Franz looked at him कि how tall he was looking. He was looking very sad. Tall is called, जब हम बोलते हैं कि जब बहुत दुखी होते हैं तभी भी मुंह लटक जाता है, like that, इस तरह से बोलते हैं ना। तो अभी आज उनको बहुत लंबे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे बैठ के। तो when he stood up, he was looking very tall. My friend, said he, I, but something choked him. He could not go on. Then they turned on to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on his with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. Choked is called unable to speak due to strong emotions. Bearing on is called carrying on, लगातार. Might means strength, and Viva la France is called long live France. तभी जब वो खड़े होते हैं अपनी चेयर से और वो बोलते हैं सबको, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई, वो बोलना चाह रहे हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड. वाई? बिकॉज he was filled with emotions. Okay, he was a man, an old man, so he was having a kind of restrictions, because men generally never show their emotion by showing their tears, and that this is the, we can say, the part of the women or the ladies or girls. So he was very filled with the emotion. That's why he was not able to speak up, and he was not able to speak up. That's why he turned towards the board, took up the chalk, took a piece of the chalk,
work and bearing on his wheel. Bearing is called carrying. Gathered all his might. पूरी ताकत इकट्ठा करके उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा? विवा ले फ्रांस, यानी कि long live France. This we can say this was just a blessing of the person of a teacher who has devoted his 40 years of teaching service to France for that nation, and he was giving in the form of long live France. Means जो फ्रांस है वो हमेशा हमारा जो कंट्री है वो प्रॉस्परस रहे, जिंदा रहे, ऐसा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा. Then he stopped and leaned his hat against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. Leaned is called bent and gesture is called sign. ये लिखने के बाद वो रुक जाते हैं, बस इतना ही उन्होंने लिखा विवा ले फ्रांस, और उसके बाद वो लीन्ड यानी कि अपना जो सिर है वो दीवार से इस तरह से झुका लेते हैं. लाइक यू कैन से जैसे हाउ दिस जेस्चर वाज शोइंग, दिस साइन वाज शोइंग हाउ सैड ही वाज. सो दिस फीलिंग वाज दैट वो अपना सिर दीवार से टिका लेते हैं, और उसके बाद अपने विदाउट सेइंग अ वर्ड, अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने सिर्फ हाथों से इशारा किया. किस तरह का इशारा उन्होंने किया? उन्होंने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. मीन्स दीज वर नॉट द वर्ड्स टोल्ड बाय एम हैमिल. उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ इशारा किया कि भाई स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. इस तरह का उन्होंने इशारा किया, एंड दिस was the last gesture made by M. Hamel, and with this we have come to an end of this chapter. So this was the last lesson. I hope you understood. I tried to clear each and every new vocabulary with the meaning of the expression that were there in the chapter. So please go through that. Try to give the explanation line by line yourself. You will be able to give the answers of any of the question whatever is asked in the एग्ज़ाम. आप लोग जब तक खुद नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ जस्ट हैव अ गुड लुक, बिकॉज यहाँ पर मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है. इफ़ यू जस्ट वांट टू जस्ट विदाउट रीडिंग गो थ्रू दिस वीडियो, इट विल रियली हेल्प यू इवन इफ यू आर नॉट गिविंग अ लुक टू योर टेक्स्ट. द कंप्लीट टेक्स्ट आई हैव इंक्लूडेड हियर. सो आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट chapter in the next video. First we are going to complete the Flamingo, or as we just complete 2 or 3 chapters, and we'll take the supplementary book as well. ठीक है, तो मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूंगी. Thank you.